श्रीनगर छोड़ने से पहले शेरू ने आसिया के भाइयों से मुलाकात कर ली थी। वो लोग उसके दुख बांटने की आरजू रखते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि शेरू भारत के किसी दूसरे सूबे में रिहाइश इख्तियार कर ले। वो उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ कारोबार करवाना चाहते थे। लेकिन जब शेरू ने उन्हें अपने फैसले से आगाह किया तो एक लफ्ज़ भी उसकी मुखालिफत में किसी के मुंह से न निकला। ये उन लोगों की खुशकिस्मती थी कि आसिया की पहचान CID वाले नहीं कर सके थे, वरना अब तक वो जिंदा दरगोर हो चुके होते। आसिया के बड़े भाई ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, शेरू भाई, हम तुम्हारे फैसले पर इसलिए तो खुश हैं कि तुम कम से कम उन मूजियों के हाथों से महफूज रहोगे, लेकिन जब तुम्हारी जुदाई का तसव्वुर करते हैं तो दिल डूबने लगता है। हमारे पास एक तुम ही तो हो, आसिफा और आकिफा को तो। वो सिसक पड़ा। शेरू ने उसे गले लगाकर तसल्ली दी। उसने दमे रुखसत शेरू से कहा, शेरू, जल्द या बदेर बिलाखिर हमें भी पाकिस्तान जाना पड़ेगा। खुदा करे हम फिर इकट्ठे हो जाएं। और उसके इनकार के बावजूद जबरदस्ती एक खती रकम उसके हवाले कर दी। आसिया के भाई ने फैसला कुन लहजे में कहा, ये आसिया का हिस्सा था, हम पर हराम है। श्रीनगर से जम्मू तक का सफर उसने ब्राह्मण के रूप में किया था। रास्ते में वो अपने अक्सर साथियों से मिलता आया था। किसी ने उसके फैसले को सराहा और किसी ने खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन उसके फैसले पर तनकीद किसी ने भी न की। वो सब शेरू के गम से बखूबी आगाह थे। अब भी उनमें ज्यादा तादाद उन्हीं अफराद की थी जिन्होंने अपनी जिंदगियां मुल्क व मिल्लत के लिए वक्फ कर रखी थीं और जीते जी कश्मीर से निकलना गवारा नहीं करते थे। शेरू ने किसी से बहस न की, किसी को अपने हक में दलाइल न दिए। बस एक देरीना रफीके कार की हैसियत से उसने उन सब से आखिरी मर्तबा मिलना मुनासिब समझा। अब जाने जिंदगी में दोबारा इन सरबुलंदों से मुलाकात हो या न हो। उसे श्रीनगर से चले हुए 1 माह होने को आया था और आज वो जम्मू के एक होटल में बैठा इस बात पर मगज खपा रहा था कि सरहद कहां से उबूर की जाए। ये होटल जम्मू शहर के लारी अड्डे के नजदीक ही बना हुआ था और ज्यादातर इस रास्ते पर सफर करने वाले मुसाफिर ही यहाँ कयाम किया करते थे। एक फैसले पर पहुंचने के बाद वो खाने का बिल अदा करके बाहर निकल रहा था कि एक चेहरे पर नजर पड़ते ही वो ठिठक कर रुक गया। सामने से आने वाले ने भी यही अमल दोहराया था। शेरू से बमुश्किल 5-7 कदम आगे निकल कर वो रुक गया। दोनों ने एक साथ ही मुड़कर एक दूसरे की तरफ देखा और नौवारिद की बाहें आगे को फैल गईं। उसने सरगोशी की, शेरू। शेरू उसके सीने से लग गया। शेरू ने उसके कान में सरगोशी की, मेरा नाम दोबारा मुंह से मत निकालना। नौवारिद सब कुछ समझ गया। दोनों ने वहीं खड़े खड़े इस तरह एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की जैसे वो रिश्तेदार हों और मुद्दतों के बाद मिले हों। किसी पेशामदा खतरे की पेशबंदी करते हुए दोनों ने वहां से हट जाना मुनासिब समझा। दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते शहर के दूसरे हिस्से में पहुंच गए, जहां एक कदरे खाली होटल में बैठकर दोनों ने एक दूसरे को अपनी राम कहानी सुनाई। ये शौकत था, शेरू का सायका का साथी, लेकिन 2-2.5 साल पहले वो हिजरत करके पाकिस्तान चला गया था। शेरू ने उसे अपनी हिकायत खून चुका शुरू से आखिर तक सुना दी। एक तंजिया सी आंसुओं से भीगी मुस्कुराहट शौकत के होंठों पर फैल गई। उसने मुंह दूसरी तरफ फेर कर अपने आंसू पोंछ लिए। बोला, शेरू, मैंने आज से 2.5 साल पहले तुम्हें बता दिया था कि गैरतमंदों पर ये जमीन अब तंग होने लगी है। होता तो मेरे दोस्त वही है जो अल्लाह को मंजूर हो, लेकिन काश तुम मेरे साथ ही पाकिस्तान आ गए होते। शेरू को अब होश आया। बोला, तुम यहाँ किस चक्कर में? उसके सवाल पर शौकत हंस पड़ा, फिर मुस्कुराकर बोला, अपने काम के सिलसिले में। शेरू ने पूछा, कैसा काम? वो बोला, तिजारत। शेरू अभी तक हैरानी से उसे घूर रहा था। बोला, तिजारत? शौकत बोला, हाँ और क्या भाई, मैं यहाँ से माल खरीद के ले जाता हूँ और पाकिस्तान में फरोख्त कर देता हूँ। शेरू को उलझन होने लगी। बोला, यार क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? बोला, मैं चोरी के जानवर इधर से पाकिस्तान ले जाता हूँ शेरू, और वहां फरोख्त कर देता हूँ। उधर मुझे शौका ब्लैकिया कहते हैं। उसका लहजा यकदम संजीदा हो गया था। एक मुस्कुराहट उसके होंठों पर लम्हे भर को नाची, फिर उसकी रगें तन गईं। बोला, शेरू, मैंने सोचा अगर वक्त मुझे मेरे हिस्से की खुशियां नहीं देता तो क्यों ना उससे अपना हक छीन लूं। मैं किसी का नुकसान नहीं करता। यहाँ सरहद पर बसने वाले चोर माल इकट्ठा करते हैं और मेरे हाथों औने पौने बेच देते हैं। मैं ये माल अपनी हिम्मत से सरहद पार ले जाकर खासा मुनाफा वसूल करके फरोख्त कर देता हूँ। उसने लफ्ज चबा चबा कर अपनी बात मुकम्मल की। शेरू ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। वो बेमकसद खला में खोई हुई शय तलाश करता रहा, शायद अपना बिछड़ा हुआ नसीबा। उसने सोचा, सब चोर ही तो हैं। शौकत कम से कम उन चोर लीडरों से तो बहुत अच्छा है। उसने अपने चेहरे पर शराफत और कुर्बानी का साइन बोर्ड लटका कर ये धंधा इख्तियार नहीं किया। वो किसी के हक पर डाका तो नहीं डालता, किसी का घर तो नहीं लूटता। उसके रहनुमाओं ने तो उसकी सारी कौम को कौड़ियों के मोल हिंदुओं के पास रहन रख दिया है। शौकत तो फिर भी जानवरों का मोल चुकाता है। एक नफरत सी उसके अंदर जागी और उसके जबड़े भिंच गए। फिर शौकत ने उसकी सरगोशी सुनी। वो बोला, शौके, मुझे भी अपने साथ ले चलो।
उसी रात दोनों एक सरहदी गांव में बैठे हुए थे। ये गांव पंजाब और कश्मीर के संगम पर वाक़ था। उनका मेजबान एक सांसी था। शाम ढले उनके मेजबान ने दोनों को रवानगी का सिग्नल दिया। उनके घर से बाहर कुछ फासले पर दरख्तों के एक झुंड में 3 बड़ी तगड़ी गायें और एक बैल की रस्सियां थामे 2 आदमी खड़े थे। शौकत को देखते ही उन्होंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। ये शायद उसके साथ ही थे जो उसके कारिंदों की हैसियत से काम कर रहे थे। टॉर्च की रोशनी में उसने जानवरों का नाक़िदाना जायजा लिया, फिर अपने सर को मुतमईन अंदाज में हिलाकर अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। उनका मेजबान सांसी उन्हें रुखसत करने सरहदी लकीर तक उनके साथ आया था। शायद ये भी इस कारोबार ही का हिस्सा था कि मेजबान को सरहदी लकीर तक मेहमान के साथ आना पड़ता था। उसके बाद वो उनसे अलग हो गया। जानवरों की रस्सियां उन्होंने एक दूसरे के साथ बांधी और उन्हें हाँकते हुए वो सुबह दम एक और सरहदी गांव तक पहुंच गए। ये शौके ब्लैकी का गांव था। पाकिस्तानी इलाका शुरू होते ही शेरू के महसूसात बदलने लगे। वो घुटन सी जो अब तक उस पर तारी थी रुखसत हो गई और वो अपने अंदर एक नए शेरू को जन्म लेते हुए महसूस करने लगा। गांव पहुंचते ही वो गहरी नींद सो गया और दोपहर को उसकी आंख गांव की मस्जिद से बुलंद होने वाली अजान की आवाज से खुली। दिन हफ्तों, महीनों और सालों में बदलते चले गए। वो शेर मोहम्मद सुद्धन से अब शेरू डकैत बन चुका था। दौलत उसके घर की बांधी थी। वो मुल्क के कोने कोने में घूमा, लेकिन कभी उसने जहलम के पानियों के परली तरफ न झांका। उसके साथ ही हैरान थे कि उसने मकामी मकीनों वाली कोई भी बद आदत नहीं अपनाई थी। शौकत कई मर्तबा बजिद हुआ कि वो शादी कर ले, लेकिन उसने शादी न की। फिर वो दिन भी आ गया जब शौकत सरहदी पुलिस की गोली का निशाना बन गया और अब वो अकेला ही इस डेरे का मालिक था। शौके की मौत ने उसे एक मर्तबा फिर दुखी कर दिया, लेकिन अब तो जैसे उसे जीने का ढंग आ गया था। उसके मामूल में सिर्फ एक तब्दीली आई थी। अब वो महीने में एक आध मर्तबा ही खुद सरहद उबूर करता था। उसका सारा काम उसके कारिंदों ने संभाल रखा था। कई मर्तबा उसका जी चाहा कि आज़ाद कश्मीर जाए और शरफू और ज़ोहरा को देखे, लेकिन इस सोच के साथ ही बेनाम से खौफ की परछाइयां उसके जहन पर लरजने लगती। 2-3 मर्तबा तो वो मंगला तक जाकर वापस आया था। उसे एक ही खदशा वहां जाने से रोके हुए था। वो सोचता खुदा न खास्ता उसकी अचानक आमद कहीं दोनों को पशेमानी में मुब्तला न कर दे। वो नहीं चाहता था कि शरफू और ज़ोहरा की जिंदगियों पर उसकी वजह से एक लम्हे को भी यासियत तारी हो। इस दौरान उसे 2-3 वाकिफकारों से दोनों की खैरियत की इत्तला मिलती रही थी। उसने सुन लिया था कि शरफू पाकिस्तानी फौज का कैप्टन बन चुका है और ज़ोहरा 2 बेटों की मां है। FIU के कैप्टन अशरफ खान के सामने शेरू की तस्वीर रखी थी, जिसके साथ मकामी सूबेदार की रिपोर्ट मौजूद थी कि उसके इलाके में काम का आदमी सिर्फ शेरू डकैत है और शरफू दीवानों की तरह टिकटिकी लगाए तस्वीर को घूर रहा था। तस्वीर को घूरते हुए वो आहिस्ता से बड़बड़ाया, शेरू तुम जिंदा थे? तुमने कितना जुल्म किया शेरू। जब उसका अर्दली साहब के लिए चाय लेकर अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा उसके साहब की आंखों में नमी तैर रही थी। वो हैरान रह गया, कैप्टन साहब को क्या हुआ? लेकिन दोबारा वो अपने साहब के चेहरे को देखने की जुर्रत न कर सका और चुपचाप बाहर निकल आया। अगले रोज शाम तक उसके पास शेरू की ब्रीफ हिस्ट्री पहुंच चुकी थी और खासी रात गए तक वो करवटें बदलने के बाद एक फैसले पर पहुंच चुका था। उसने अपने ओसी को यकीन दहानी करवा दी थी कि वो शेरू को जरूर अपने काम के लिए आमादा कर लेगा। कर्नल साहब ने गहरी सोचों से उभर कर रवानगी के वक्त उससे कहा था, ये मुल्क के लिए बड़ी खिदमत होगी कैप्टन। और आज 15 मई 1965 को वो यही मिशन लेकर अपने दोस्त से मिलने आया था। दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे और कैप्टन अशरफ खान वक्त की सितम ज़रीफी पर हैरान था कि वो शख्स जिसने उसे और उस जैसे कितने और नौजवानों को आज़ादी की राह दिखाई थी, जिसका खानदान पिछली 3 नस्लों से कश्मीर के लिए अपना खून बहाता चला रहा था, आज वही शेर मोहम्मद सुद्धन उसके सामने शेरू डकैत बनकर बैठा हुआ था। उसकी कहानी में कई ऐसे मोड़ आए थे कि शरफू का दिल भर आया था, लेकिन उसने बतौर फौजी शेरू के सामने आंसू बहाना बुज़दिली समझा। वो जान चुका था कि ऐसे हालात जिनसे गर्दिश वक्त ने उसके दोस्त को टकराया था, किसी को भी पागल कर देने के लिए काफी थे। उसका दोस्त मुजाहिद से डाकू यूं ही नहीं बन गया था। वो तो अपने अंदर दहकते अलाव को निकास की राह दिखा रहा था। जो आग उसके सीने में भड़क रही थी, वो उसी को नहीं सारे कश्मीर को जलाकर राख कर सकती थी। कैप्टन अशरफ खान ने ठंडी आह भरी, बोला, मुझे कहना तो नहीं चाहिए शेरू भाई, मैं तो कभी तुमसे बहस नहीं करता था। यूं भी तुमने जिंदगी में अपनी हर बात मुझसे मनवाई है, लेकिन शेरू भाई मैं कहे बगैर नहीं रह सकता कि तुमने हमारे साथ बहुत जुल्म किया, बहुत जुल्म किया तुमने हमारे साथ। मैं क्या जवाब दूंगा ज़ोहरा को, क्या बताऊंगा उसे? शेरू ने कहा, शरफू, हालात ने मोम की गुड़िया की तरह मेरी नाक जिस तरफ चाही घुमाई। मैं तो हमेशा से वक्त की ठोकरों में रहा हूँ और आज भी गर्दिश हालात ने मुझे उठाकर तुम्हारे सामने फेंक दिया है। मैं वाकई तुम्हारा गुनाहगार हूँ,
लेकिन बाखुदा मेरा कोई भी अमल इख्तियारी नहीं था। दोनों के सामने रखा खाना ठंडा हो रहा था, लेकिन दोनों ही अभी तक वक्त की धूल में अपने माजी के नकूश कुरेद रहे थे। उनके गिरदा गिर्द शाम और गहरी होती जा रही थी और बाहर जीप में बैठा सूबेदार बेचैनी से बार बार पहलू बदल रहा था। पिछले 3-4 घंटे से उसके कैप्टन साहब और शेरू एक अलहदा कमरे में बंद थे। जीप में नस्ब रेडियो ट्रांसमीटर पर अब तक 2 मरतबा हेडक्वार्टर उससे उन लोगों की खैरियत दरियाफ्त कर चुका था और उसने दोनों ही मरतबा ओके कहने पर इक्तिफा किया था। शेरू ने कहा, खाना खाओ शरफू, ठंडा हो रहा है। उसने उसे पूंछ से इस सरहदी इलाके में वापस बुला लिया। अचानक जैसे शरफू नींद से बेदार हो गया। बोला, शेरू, आज तक तो तुमने मुझसे अपनी बात ही मनवाई है, लेकिन आज तुम्हें मेरी बात मानना होगी। शेरू बोला, वो क्या? शरफू ने कहा, तुम्हें मेरे साथ कश्मीर जाना होगा, श्रीनगर। कहने को तो शरफू ने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया था, लेकिन उसे यूं लगा जैसे उसने शेरू को बिजली का शॉक लगा दिया। हाथ में पकड़ा निवाला उसने दोबारा प्लेट में रखकर जब शरफू से नजरें मिलाईं तो उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उसने एक एक लफ्ज चबाकर अदा किया। किस कश्मीर की बात करते हो कैप्टन अशरफ खान? शरफू का अंदाज बिल्कुल नासेहाना हो गया। बोला, उस कश्मीर की शेरू भाई जिसके लिए तुम्हारे वालिद, चचा, माँ, बीवी और बच्ची ने अपना खून दिया है। शेरू ने तड़प कर उसकी बात काट दी। बोला, पागल थे वो सब। शरफू का लहजा खासा तंजिया हो गया। बोला, और तुम बहुत अक्लमंद हो ना, जो अपना सब कुछ लुटाकर अब बुज़दिलों की तरह यहाँ छुपे बैठे हो। शेरू बोला, चुप करो खुदा के लिए, खामोश हो जाओ शरफू। शेरू का सीना धूकने की तरह चल रहा था। शरफू ने लोहा गर्म देखकर फिर चोट लगाई। अच्छा सिला दिया तुमने इन कुर्बानियों का। शेरू फिर तड़पा। बोला, बस करो शरफू, खुदा के लिए चुप हो जाओ, खाना खाओ, फिर बात करेंगे। शरफू से उसकी जज्बाती हालत पोशीदा न थी। वो खामोशी से लुक़्मे जहर मार करता रहा। शाम ढले जब दोनों कमरे से बाहर निकले तो सूबेदार हुक्मदाद ने सुख का सांस लिया। उसने ये चंद घंटे इंतहाई कर्ब की हालत में गुजारे थे। शेरू ने कहा, शरफू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं बेगैरत नहीं, बुज़दिल भी नहीं। कश्मीर को आज़ाद देखने के लिए मुझे 1000 बार जीना और 1000 बार मरना भी पड़े तो मेरे लिए सादत का बायस होगा। शरफू के चेहरे पर एक मुस्कुराहट रिंग गई। उसके तने हुए आसाब ढीले पड़ गए और बेख्तियार वो अपने जिगरी यार के सीने से लग गया। शेरू डकैत के डेरे वाले बड़ी हैरत से उसे कैप्टन अशरफ खान के साथ जीप में जाते हुए देख रहे थे। अपने उस्ताद की रवानगी से पहले उन्होंने इस बात की तस्दीक बखूबी कर ली थी कि उसे सिक्योरिटी का कप्तान कहीं पिस्तौल के जोर पर अगवा करके तो नहीं ले जा रहा। लेकिन शेरू ने सबको मुतमईन करके पुरसुकून रहने की ताकीद की थी। सूबेदार हुक्मदार तो सारे रास्ते खुद को यही यकीन दिलाता आया था कि वाकई उसके साथ जीप में शेरू ही बैठा है। उसने कई मरतबा अपने सामने लगे शीशे में उसका अक्स देखा और शेरू हर मरतबा उसे किसी गहरी सोच में डूबा नजर आया। जब तपिश को महसूस करते हुए 4 सद्दा के उस सादा लौह पठान जनरल तारिक ने साहिल कश्मीर पर कदम रखा था, उस हरारत को बरसरे इक्तदार तबका समझने से कासिर था। वो कोताह अंदेश महज इक्तदार की जंग लड़ना जानते थे। अपनी कुर्सी की हिफाजत के लिए तो वो हर कीमत अदा करने को तैयार थे। जब सैंडहर्स्ट मिलिट्री एकेडमी इंग्लिस्तान के इस ग्रेजुएट ने मुड़कर देखा तो वो बिल्कुल तन्हा था और वक्त उसकी तन्हाइयों में इजाफा ही करता चला गया। उसके साथ ही कटते गए और किसी ने उसके साथ कदम मिलाने की कोशिश भी न की। कश्मीर हमेशा एक सुलगता हुआ सवाल बनकर बर्रे सगीर के माथे पर दहकता रहा। 1948 के बाद से दोनों मुल्कों की हुकूमतें यही समझने लगी थीं कि अब कश्मीर का मसला शायद खत्म हो गया है, लेकिन वो भूल रहे थे कि तारीख अपना अमल दोहराती है और दबी चिंगारियां कभी न कभी भड़क कर शोलों का रुख जरूर इख्तियार करती हैं। कायदे आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक कहा था। इसमें मुबालगा भी नहीं कि अगर ये शहरक कट जाती तो पाकिस्तान की शरियानों से खून का एक एक कतरा नुचड़ जाता। कश्मीर की पहाड़ियों से उतरने वाले दरियाओं के सोते अगर पाकिस्तान के लिए खुश कर दिए जाते तो उसके खेतों की हरियाली को मौत आ जाती। कश्मीर पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर था। इस हकीकत को पाकिस्तानियों से ज्यादा कश्मीरी अवाम ने महसूस किया। उन मजलूमों को हमेशा यही उम्मीद रही कि पाकिस्तानी कभी न कभी उनकी मदद को जरूर आएंगे, लेकिन वो दिन शायद उनका फिर मुकद्दर न बन सका और कश्मीर में हालत तंग आमद बजंग आमद पर पहुंच गई। जल्द ही खबरें मिलने लगीं कि कश्मीर में कफन बरदोश मुजाहिदीन आज़ादी ज़ेर ज़मीन रूब अमल है। 1964 के आखिरी महीनों में ये महसूस किया जाने लगा कि वहाँ ज़ेर ज़मीन पहले से मसरूफ़ अमल तहरीकों ने अब खुलकर सामने आने का फैसला कर लिया है। खुसूसन हजरत बल के झगड़े ने ऐसी खतरनाक नौयत इख्तियार की कि मकबूजा कश्मीर के चप्पे चप्पे से आज़ादी के नारे गूंजने लगे और इन्हीं नारों की गूंज में पाकिस्तान में एक मंसूबा ऑपरेशन जिब्राल्टर तरतीब दिया गया। इस मंसूबे की बुनियाद इस मफरूज़े पर रखी गई थी कि जैसे ही पाकिस्तानी कमांडोज जिन्हें मकबूजा कश्मीर में दाखिल होकर
गोरिल्ला नौयत की कार्रवाइयां पहले से मसरूफ अमल मुजाहिदीन के साथ मिलकर अंजाम देनी थी। कुछ चंद कामयाबियां नसीब हुई तो आम कश्मीरी भी इस बगावत में शामिल हो जाएंगे। और इस सिलसिले में उस वक्त के वजीर खारजा की ये यकीन दहानी मौजूद थी कि अमरीका बहादुर ने जमानत दी है कि अगर बैनुल अक़वामी सरहदों पर कोई हंगामा पाकिस्तान न करे तो भारत कभी पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। इब्तिदा में ही जब इस मंसूबे के लिए कार फरमान नफरी का जायजा लिया गया तो 2 नए डिवीजन खड़े करने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन एक साजिश के तहत वजारत खारजा ने इस मद में फंड फराहम करने से माजरत कर दी। नामुकम्मल असबाब के बावजूद बहरहाल इस मंसूबे पर अमल पैरा होने का फैसला किया गया और इन 3 मरहलों में ऑपरेशन जिब्राल्टर तरतीब पाया। एक, डीप पेनिट्रेशन फोर्स। इस फोर्स को ये फर्ज सौंपा गया कि कमांडोज चोरी छुपे सिविलियन राहबरों की रहनुमाई में मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो जाएं। हर टोली अपने 3-3, 4-4 आर्म्स और एमुनिशन भी लेकर जाए। जो श्रीनगर पहुंचकर उन्होंने मीर वाइज कश्मीर, जिनके दावों पर भरोसा करते हुए ये सारा मंसूबा तरतीब पाया था, और उनके पहले से मसरूफ अमल साथियों को पहुंचाना था। इस फोर्स में मौजूद कमांडोज को श्रीनगर में मौजूद हुर्रियत पसंद कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ मिलकर उनके लिए मंसूबाबंदी के मरकज और रहनुमाई करने वालों का किरदार अदा करना था। दूसरी फोर्स को मीडियम पेनिट्रेशन फोर्स का नाम दिया गया। इस फोर्स को पहली फोर्स और अपने दरमियान राब्ते और दीगर कार्रवाइयों के लिए सेकंड लाइन का फर्ज अदा करना था। इस फोर्स ने भी कश्मीर के काफी अंदर घुसकर काम करना था। नंबर 3, थर्ड फोर्स ने जंगबंदी लाइन के 15 मील अंदर दाखिल होकर अपना मरकज कायम करना और दोनों रूबा अमल फोर्सेस के लिए एक तरह से हेडक्वार्टर की हैसियत इख्तियार करना थी। जनवरी 1965 में ऑपरेशन पर अमल शुरू हुआ और दूसरे मरहले के लिए मुंतखब मुसल्लह यूनिट मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो गए। इससे पहले फोर्स नंबर 1 के जांबाज टोलियों की शक्ल में मकबूजा कश्मीर में काफी अंदर तक घुस चुके थे। उनके साथ मामूली गड़बड़ ये हुई कि उनमें से कुछ टोलियों का भारी जंगी सामान नजरों में आ गया। यूं भी उस सामान का पोशीदा रहना नामुमकिन था। उस सामान की इतला मकामी मुखबरों ने इंडियन इंटेलिजेंस को कर दी और उनकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स इब्तिदा ही में उन्हें भारतीय फौज ने घेरे में ले लिया। आफरीन है उन जालों पर कि वो किसी भी मुश्किल को खातिर में न लाए और लड़ते भिड़ते किसी न किसी तरह अपनी मंजिल यानी श्रीनगर पहुंच गए, जहां कश्मीर की तहरीक का सबसे संगीन मजाक उनका मुकद्दर बना। जब उन्होंने मीर वाइज कश्मीर से राब्ता पैदा किया तो उसने न सिर्फ खुद असलहा वसूल करने और पहुंचाने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्हें किसी भी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ बहम पहुंचाने से भी माजूरी जाहिर कर दी। लेकिन कुछ गैरतमंद अभी बाकी थे। उन्होंने बड़ा जुर्रतमंदाना कदम उठाया और अपनी और अपने खानदानों की जिंदगी दाव पर लगाकर पाकिस्तानी कमांडोज की इमदाद पर तुल गए। इस सिलसिले में श्रीनगर के बटमालो एरिया के मुजाहिदीन को तारीख कभी फरामोश न कर सकेगी। उन्होंने इन कमांडोज को अपने घरों में पनाह दी और छुपा लिया। कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना दूसरी फोर्स को भी करना पड़ा, लेकिन वो हर तरह का खतरा मोल लेकर मुकर्रा इलाकों तक बिलाखिर पहुंच गए और यूं मकबूजा कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी कमांडोज और भारतीय फौज में बाकायदा जंग छिड़ गई। भारतीय वजीर आजम ने इस मरहले पर बयानबाजी का एक सिलसिला शुरू कर दिया और बिलाखिर उसे ये धमकी भी देना पड़ी कि अगर पाकिस्तानी कमांडोज मकबूजा कश्मीर से बाहर न निकले तो वो अपनी मर्जी का महाज खोल देगा। इस धमकी का वाज़ेह मतलब यही था कि अब भारत रनकच और कश्मीर का बदला लेने के लिए मगरबी महाज पर हमला करेगा और उसके साथ ही उसकी फौज ने बड़ी तेजी से मगरबी सरहदों का रुख कर लिया। ये मसला पाकिस्तानी काबीना में ज़ेर बहस आया तो एक मरतबा फिर वजीर खारजा ने यकीन दहानी करवाई कि अगर पाकिस्तान मगरबी सरहदों पर भारत के लिए इस्तेयाल पैदा न करे तो अमरीका इस बात की जमानत दे रहा है कि भारत मगरबी सरहदों पर हमला आवर नहीं होगा और अमरीका उसे किसी भी सूरत में बैनुल अक़वामी सरहद उबूर नहीं करने देगा। अब इस मसले पर सियासी सियाने सर जोड़ कर बैठे कि भारत को किस तरह यकीन दिलाया जाए कि पाकिस्तानी फौज मगरबी सरहदों पर इस्तेयाल अंगेजी नहीं करेगी। फिर ये सियाने खुद ही एक फैसले पर पहुंच गए और मुसल्लह अफवाज ने रनकच और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के पेश नज़र जो दिफाई इक़दामात मगरबी महाज पर किए हुए थे उन्हें ख़त्म करने का फैसला कर लिया। हुक्म जारी हुआ कि सरहदों के साथ साथ खुसूसन लाहौर फ्रंट पर बनाई गई तमाम फॉरवर्ड पोस्ट्स को पीछे हटा लिया जाए और मुतवक्के हमले के इलाके में जो बारूदी सुरंगें दुश्मन की पेशकदमी रोकने के लिए दबाई गई थीं उन्हें साफ कर दिया जाए। फॉरवर्ड एरिया के कमांडिंग ऑफिसर जो दुश्मन से दुबदू जंग की आरजू न जाने कब से अपने सीनों में परवान चढ़ा रहे थे और जिन्हें गर्दिश हालात ने बमुश्किल दिल के अरमान निकालने का मौका बहम पहुंचाया था, उस वक्त सटपटा कर रह गए जब जनरल हेडक्वार्टर से उन्हें इस किस्म के सिग्नल मौसूल हुए कि खबरदार कोई ऐसी हरकत न करना जिसे इस्तेयाल अंगेज करार दिया जा सके। वो लोग हैरान होते थे कि आखिर अपने मुल्क की सरहदों के अंदर कोई दिफाई मंसूबाबंदी करने से दूसरे मुल्क की फौजों को इस्तेयाल कैसे आ सकता है। बाहर कैफ
हाई कमान की मेहरबानियों से भारतीय फौज के लिए लाहौर और सियालकोट पर चढ़ आने के लिए मैदान खुद ब खुद हमवार हो गया।